बाप और बेटी और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फख्र में मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फख्र प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी मुलाकात उन शख्सियात से करवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, हमारी कौम के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए अपनी ज़िंदगी में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। और उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने सख्त मेहनत, अनथक मेहनत की बदौलत अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की राह पर जो है वो डाला है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी नौजवान क़यादत से करवाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने आप को लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर रखा है। और मेरी मुराद अयाज मोरस से है जिनका ताल्लुक कराची डायसिस से है और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एजुकेशनिस्ट है और इसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे लिखारी भी हैं, बहुत अच्छे मुसन्निफ हैं। एक्सप्रेस एडिशन में वो बाकायदगी के साथ लिखते हैं, उनके आर्टिकल बाकायदगी के साथ जो है वो छपते हैं और उन्होंने अब तक बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया है। लेकिन आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी इस ज़िंदगी के सफ़र को तय किया है और किस तरह वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। यकीनन आज का इंटरव्यू आप सब के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, काफ़ी मोटिवेशन होगी ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हैं। तो आए हम अयाज मोरस साहब की ज़िंदगी पर एक खूबसूरत रिपोर्ट देखते हैं। तो जी नाज़रीन, हम एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे स्टूडियो में आवे मारिया कैथलिक टीवी के स्टूडियो में अयाज मोरस मौजूद हैं। तो अयाज, हम आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी में खुशामदीद कहते हैं। फैयाज साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस एजाज़ को बख्शने के लिए। और मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, आपकी टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का ये मौका दिया है। मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ और इस हमारा फ़ख्र में मुझे खुशी है कि आपने मुझे ये फ़ख्र बख्शा है कि मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी आपके साथ शेयर कर सकूँ। बिल्कुल नाज़रीन, आपने अयाज को हर वक्त, मेरा ख्याल हर हफ्ते में, हर रोज़ आप इनको सोशल मीडिया पर देखते हैं। मुख्तलिफ़ शख्सियात की ये जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में बयान करते हैं और बहुत सारी मोटिवेशनल शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते हैं। लेकिन आज हमें मौका मिला है कि हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने आप को इस सांचे में ढाला और इन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, जाना
कि यस दिस इज़ माय जॉब। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और अयाज मोरिस एक ऐसी शख्सियत हैं जो सोशल मीडिया का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को भी इसकी गाय बगाए जो है आगाही भी देते हैं। तो आज हम अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहते हैं कि आपका तल्लुक कहाँ से है, आपकी फैमिली कहाँ पर रहती है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और उनके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। और ये मेरी नौयत का शायद पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं अपने बैकग्राउंड के मतलब अपनी फैमिली के मतलब ज़्यादा बात कर सकूँगा। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी पैदाइश जो है और जो हमारा ख़ानदान है उसका ताल्लुक जनूबी पंजाब का मुल्तान, यानी मुल्तान डायसिस जिसको हम जानते हैं, उसका एक गांव है चक नंबर 270 लरेतो, बड़ा मारूफ मसीही कैथलिक गांव है। वहाँ पैदाइश हुई मेरी 1988 में। और मैं अपने फैमिली में नंबर्स में तीसरे नंबर पे, उनमें से एक मेरा बड़ा भाई है, एक बहन है और 2 मुझसे छोटे हैं। जी। तो वहाँ जो है वो हमारी पैदाइश हुई। और जो लोग अगर मुझे जानते हैं या देखते हैं वो मुझे शायद ना जानते मेरे, लेकिन क्योंकि रवाज है हमारे गांव में या पंजाबी कल्चर में कि जो बड़ों का नाम है वही चलता है, वही चलता है, फैमिली नेम। तो मेरे दादा का नाम रहमत है, तो वो मंडिया वाला के नाम से मशहूर थे। तो वो जो गांव के भी लोग शायद मुझे ना जानते हो क्योंकि मैं छोटा सा था जब कराची आ गया। तो रहमत मंडिया वाला का जो है वो मेरे दादा थे, तो उनकी फैमिली से मेरा ताल्लुक है। तो इब्तदाई तालीम जो है वो मेरी वहाँ जो हमारा ख़ानदान था वहाँ गांव में ही हुई, लेकिन बहुत ही शानदार हुई। क्योंकि मिशनरी स्कूल थे और वो आपको पता है मिशनरी स्कूल का मेयार बहुत शानदार होता है। इंग्लिश मीडियम जो आम तौर पे गांव में 5वीं 6ठी के बाद शुरू होती थी, हमें वो आप हैरान होंगे कि हमने केजी, नर्सरी, प्रेप ये सारी जो है उस वक्त पढ़ी थी। और हमें शुरू से फर्स्ट क्लास से ही अंग्रेजी जो है वो पढ़ाई जाती थी, बल्कि बात करना सिखाया जाता। तो एक तरफ जो हमारा वो टिपिकल पंजाब का, देहात का, काश्तकारी का, जिम्मेदारी माहौल घर का पंजाबी, और दूसरी तरफ जो है वो हमें प्योरली जो है वो कैथलिक मसीही जो महान और माहौल दिया गया। इसलिए जो वो फॉर्मेशन थी, मैं आज अगर अपनी जिंदगी को देखता हूँ तो उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। अच्छा, जो मेरी इब्तदाई तालीम है वो वहीं हुई प्राइमरी तक। और मैं एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि मैं वो ऐसा शायद स्टूडेंट हूँ जिसने प्राइमरी से लेके मास्टर्स तक कोई भी क्लास बगैर फेल हुए पास नहीं की। ये नाज़रीन, ये देखें, ये अपनी नौयत की एक मुनफरिद मिसाल है कि मैं यहाँ पे एक शेर कहना चाहता हूँ, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। बिल्कुल नाज़रीन, अगर आपके अंदर एक जुस्तजू है, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप किसी ना किसी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ यार कि हमारे जो जितने भी मिशनरी अदारे हैं या मिशनरीज जो स्कूल हैं या जो ऐसे चक हैं या गांव हैं जो मिशनरियों ने आबाद किए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मसीही लोगों की या कलीसिया की डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं आपकी बिल्कुल आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट यहाँ रेज की है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल उसको क्या कहते हैं मुत्तफिक हूँ, और इस चीज़ का मैं बल्कि इजहार करता हूँ कि जो मिशनरियों ने, आप एक फ़र्क देखेंगे। मुझे अक्सर जब मेरी कम्युनिकेशन को, मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरे बात करने के अंदाज को जब दूसरे लोग देखते हैं तो वो मुझे कहते हैं आपका स्टाइल बहुत फर्क है, आपकी ग्रूमिंग बहुत फर्क है। सही है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हमारा ये, आप उन मसीहियों में फर्क देखेंगे पंजाबी कम्युनिटी में जो एक मसीही मिशनरी गांव में, चाहे वो कैथलिक हैं या दूसरे, उनकी एक अपब्रिंगिंग में आपको फर्क नजर आएगा। उसका रीजन है, रीजन क्या है कि जो मिशनरी थे उन्होंने एक प्लानिंग के तहत जो गांव और जो हमारे टाउन्स थे आबाद किए थे। पहला उन्होंने जो सबसे बुनियादी काम किया जो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था, वो था तालीम। जिस भी गांव को उन्होंने बनाया एक पूरे स्ट्रक्चर के साथ बनाया और एजुकेशन को वहां पर किया। यानी मुझे याद है कि उस वक्त या आज भी हमारा जो स्कूल की बिल्डिंग है वो ऐसी शानदार बिल्डिंग है कि शहरों में भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, ठीक है, और वो सारी जो फैसिलिटीज हैं बेसिक वो वहां पर मौजूद थी। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, अर्ली 90s की, हमारे जमाने की। उससे पहले भी ये चीजें थी।
बल्कि जितने भी मिशनरी इदारे हैं तकरीबन उनको मोर देन 150 इयर्स हो चुके हैं बिल्कुल सही। पाकिस्तान में, एज मतलब अगर हम कैथलिक कम्युनिटी को देखते हैं, देखिए, और वो आज भी कायम और दायम है। और उनसे तालीम हासिल करने वाले जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी मकाम पर हैं। और सॉरी मैं यहाँ पे बताता चलूँ, पाकिस्तान में ऐसे मशहूर बहुत सारे गांव हैं जिनमें खुशपुर सरे फरिश्त है, 424 है फैसलाबाद में, ये लैया है, और लोरेतो जो है ये काफ़ी फेमस गांव है। और इसके साथ साथ मुझे बताएं कि आपने ये सफर जो अपने गांव से, लोरेतो गांव से शुरू किया एजुकेशन का, बिल्कुल सही, कैसे ये जर्नी आपने तय की? ये बिल्कुल जो मैंने मज़े की बात बताई कि जो मैं इतना अच्छा एजुकेशन का एनवायरनमेंट था लेकिन वो टफ भी बहुत था। सही। तो मुझे अंग्रेजी से शुरू से बड़ा खौफ था। सही है, ठीक। तो मैं 4 तक तो गुजारा करता गया। टीचर जो है वो जाने वाले थे, गाँव वाले थे, तो वो पास करते गए। चौथी में भी मुझे याद है कि मुझे शर्तिया पास करके एक जो टर्म होती है 5वीं में भेज दिया गया। अब 5वीं में मसला था, सही है, कि वहाँ बोर्ड के एग्जाम होते हैं। ओके। तो पहली दफा तो मुझे उन्होंने बोर्ड में नहीं भेजा क्योंकि मेरे वो मार्क्स, एक वो स्कूल अपना म्यार बरकरार रखने के लिए जो उनके बेहतरीन स्टूडेंट्स होते थे फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में जिनका रिजल्ट, उनके नाम बोर्ड में भेजते थे। तो पहले साल मेरा नाम नहीं भेजा गया था कि ये जो है वो इधर से इधर तो हम पास कर सकते हैं, उधर नहीं। तो पहली दफा मैं फेल हुआ। ओके। तो जो है वो मुझे फिर गांव के पास एक दूसरा स्कूल था, तो वहाँ शायद उन्होंने घर वालों ने डाल दिया कि वहाँ शायद एजुकेशन आसान है। मैंने कहा वहाँ 6 में इंग्लिश शुरू होती है, तो इंग्लिश से मैं बच जाऊंगा, तो 5वीं पास कर लूँगा। सही है। वहाँ से कुछ आधा साल पढ़ा, दोबारा इधर आया, दोबारा जो है ना वो टेस्ट लिया गया। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको दोबारा 1 साल जो है वो लगाना पड़ेगा। सही है। तीसरी दफ़ा जो है वो मुश्किल से मुझे जो है वो तीसरी दफ़ा जब आई थिंक दूसरे साल में जब मैं फेल हुआ, तो देन फिर जो ना वो मुझे तीसरे साल में उन्होंने बड़ी मुश्किल से पास किया। ओके। फिर आगे इंग्लिश शुरू होनी थी, और अगेन मैं स्टडी में बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। सही है। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा टेक्निकल कामों में, काश्तकारी के कामों में, उसमें। और यही वजह थी कि मेरे दादा ने मुझे नाम, मेरा मास्टर का नाम दिया। अच्छा, उस वक्त कुछ नहीं मुझे पता था कि ये क्या है। फिर क्लास 6 में मुझे जो है वो कराची आना पड़ा। तो यहाँ आके टोटली इंग्लिश मीडियम। और वो तो कराची कैसे आप आ गए? कराची क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो वहाँ लेदर का काम करते थे, तो उन्होंने 2002 में वहाँ जगह ली थी कराची में। तो वो जब जगह ली तो अब उसको आबाद भी करना था। तो मुझे याद है कि जब अब्बू ने जगह ली तो दादा ने सबसे पहले ना अब्बू को मुबारकबाद नहीं दी। अच्छा। उन्होंने गुस्से हुए कि तुम जो है वो कराची लेकर चले जाओ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल ही दूर, मेरे पोते मुझसे छीन रहे हो। और हमें याद है कि जिस बंदे ने अब्बू को जगह दी थी, दादा उसको पैसे भी दे कर आए थे, उसको गालियां भी निकाल थे कि तूने मेरे बेटे को जगह दूर किया। लेकिन वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए था कि आप एक गांव का जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो खुला एनवायरनमेंट, वहां से निकल कर आप एक नए शहर में नए दोस्त, नया एनवायरनमेंट, एक बहुत चैलेंजिंग था। फिर वहां से स्कूल में मुझे जो ना वो बड़ा मुश्किल हुआ, और मैंने क्लास 7 आधी पढ़ी और मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं। सही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आज जिंदगी चेंज की। मैं अपने भाई के साथ लेदर का काम करता था। तो वो छुट्टियों में, तो एक दिन मुझे जो मैनेजर है उसने कहा, जो सफाई करने वाला है वो सफाई नहीं करने आया, तो उसने मुझे कहा कि आप झाड़ू लगा दें। तो मैंने कहा ये तो मेरा काम तो नहीं, मैं तो स्प्रे प्लांट पर हेल्पर हूँ, या वो ये तो उसका काम, ये काम है। अच्छा, ये जो मैंने जो बैकग्राउंड कहा था ना, जो हम पंजाबी गाँव के जिम्मेदारी वाले जो बैकग्राउंड के होते हैं ना, हमारे लिए ईगो का ये बड़ा मसला है। ईगो, बिल्कुल ऐसे ही सही। और वाले साहब ने, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि उन्होंने एक चीज कहा था, उन्होंने शुरू में बड़ी सख्त बात लगती थी, अब भी शायद लोगों को लगेगी, सही। आपकी दोस्ती सबसे करनी है, लेकिन वो ये जो सफाई वाले ना उनसे दोस्ती नहीं करनी। अच्छा, मैं इन चीजों को बड़ा फील, मैंने कहा यार ये वो क्या बात हुई। वो कहते थे नहीं, आपको पता चलेगा। ये अब जिस तरह के लोगों के साथ आप बैठते हैं, ये अब मैंने सीखा है, आपका माइंडसेट वैसा ही बनता जाता है। तो वो जब उन्होंने मुझे कहा मैनेजर ने कि आप सफाई करें, मैंने कहा मैंने तो नहीं करनी। सही है। उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा जब नहीं करनी तो फिर आप जो ना वो यहाँ से जाए, अच्छा, फिर आप इधर भी नहीं काम करेंगे।
ओके। मैं गुस्से में, मैं कौन सा कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय था, मैंने गुस्से में आ गया। शाम को मैंने आके भाई को बताया, तो ये ओके। उसने कभी काम नहीं करना जब पढ़ोगे नहीं। सही है, तो फिर काम करना यही पड़ेगा। करना पड़ेगा तुम। सही है। Good. या तुम जो मेरी जो मशीन या- है जो वो भी कारीगर भी, तुम प्रोफेशनल काम भी नहीं सीख रहे किसी में, तुम में चाह रहे हो कि ये मजदूरी। तो तब मैंने एहसास हुआ मुझे कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर ये करना तो ये तो करना पड़ेगा। सही है, कुछ ना कुछ तो फिर करना। मुझे ना, मैंने कुछ टाइम भी ज़ाया हुआ था, मैंने अपनी बहन को कहा कि आप मुझे किसी स्कूल में, जहाँ मैं पहले छोड़ गया वहाँ नहीं, किसी दूसरे स्कूल में करवा दो सही है, जो इंग्लिश मीडियम ना हो। ओके। तो और जहाँ उर्दू मीडियम से मेरा जो है वो बात बन जाए, तो मुझे उन्होंने डायरेक्ट 9 क्लास में करवा दिया मेरा साल को ओके। देख के। जब मैं पहले दिन गया हम्म, वहाँ एक फिर बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ ओके। कि हमारी जो गली के 2 जो है वो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, वो हमारे मेरे साथ अच्छा, वहाँ गली पे। में पढ़ते थे। ओके ओके। तो पहले दिन जब मैं गया तो सर नए आए थे, तो उन्होंने सबक सुना, मुझे नहीं आया। दूसरे दिन उन्होंने दोबारा सुना मुझे नहीं मेरे सर से, उन्होंने मुझे स्टिक्स लगाई। और अच्छा, वहाँ थे जो मार पड़ती थी, जब घर आके फिर पता चलता था जी आज आज को मार पड़ी। वो तो दोबारा घर से सही सही सही। दोबारा घर से जो है वो आके मार पड़ती थी। तो वो फिर मैंने एहसास मुझे हो गया कि बेटा ऐसे बात नहीं ऐसे बनेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दैट वाज द डे ओके फॉर द चेंज। कि मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ नहीं है। Then तो मैंने- आपने फिर उसके बाद जो मैट्रिक वहीं से वहीं उसी स्कूल से मैंने फर्स्ट मैट्रिक में 9 क्लास में पास हुआ। एक पेपर मेरा रुका, ओके। मैट्रिक में गया। ओके। मैट्रिक मैंने बी ग्रेड से पास की। और मुझे अच्छा। याद है मेरे अब्बू ने उस वक्त 4 देगे बनाई थी खुशी में कि हमारा जो है वो एक लड़का जो है वो पास हुआ। तो मैं वेरी नाइस। तो मुझे जब वो मैं पीछे मुड़ के जब देखा मैंने, तो मुझे वो पहला कहते हैं ना आपकी ज़ात पर कॉन्फिडेंस आता है। तब मुझे एहसास हो गया कि नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकते हैं। फिर जो मैट्रिक के रिजल्ट्स के दौरान छुट्टियां आती हैं, मैंने जो अपना खौफ था अंग्रेजी का, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज कोचिंग सेंटर ओके ज्वाइन करना शुरू किया। सही, उस सही। दौरान वहाँ जो एनवायरनमेंट था, वहाँ के जो टीचर्स थे, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, बेटा बात करो, आपके अंदर पोटेंशियल है, बात करो। वो जो 6 महीने मैंने अंग्रेजी की सीखी। जुबान सीखी ना, उसने नए लोगों से, डिफरेंट लोगों से मुतारिफ करवाया, कॉन्फिडेंस हुआ। तो वो मेरा पहला स्टेप था। देन फिर मैंने कॉलेज में खुद एडमिशन लिया सही, गुड। और प्री मेडिकल में मैंने अच्छा, प्री मेडिकल। अब आप देख ले कि एक वो बच्चा, अच्छा जी अब्बू की ख्वाहिश थी कि जो मेडिकल में करें, मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्योंकि इंजेक्शन लगवाने से भी डर लगता है। अच्छा अच्छा, तो आज भी अच्छा। आज भी मेरे साथ ये जनाब, आई स्टिल डोंट फील कंफर्टेबल। ओके ओके। लेकिन वो कर लिया वहाँ। लेकिन मुझे जो ना वो अंग्रेजी के हमारे प्रोफेसर थे, मुझे उनका भी नाम मेरे जहन से निकल रहा है, ही वाज द मैन। ओके। पहला पीरियड अंग्रेजी का होता था कॉलेज में। अच्छा। और वो कहते थे प्लीज कम, सिंधी एक्सेंट में उनका था। अच्छा, पढ़ाते अच्छा। थे, ओके, ठीक ओके। है, मणा पोर्ट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, इस तरह का। बट ही वाज वेरी इनकरेजिंग, वेरी डेडिकेटेड टीचर। वो बुलाते थे और कहते थे बेटा सामने बात करो आके। अच्छा। और कोई उठता नहीं था। अच्छा, मुझे ही इंग्लिश लैंग्वेज ने धक्का दिया हुआ था। अच्छा। मैं जाता था सामने, जो भी समझ में आता था, बात शेक्सपियर कर- क्या कह रहा है, सही। लिटरली नो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कह रहा है, सही। बट आई नो कि व्हाट आई एम सेइंग। सही सही। दैट वाज द कॉन्फिडेंस। फर्स्ट ईयर में पहले 2 पेपर रुके, Okay. सेकंड ईयर में गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों पेपर रुके। ओके। फिर सप्ली के एग्जाम दिए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। पार्ट 2 हाँ। क्लियर, पार्ट 1 रह गया। लास्ट चांस पे फिर मैंने जो है वो एफएससी किया। फिर मुझे किसी ने धक्का दे दिया कि तुम बीएससी करो। अच्छा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि बीएससी में अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने मुझे बहुत तंग किया। 4 साल मैंने वेस्ट किए। अच्छा। और मुझे पता चल गया कि ये साइंस मेरी बस की बात नहीं। मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल स्टूडेंट हूँ। लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने ये कोचिंग करना, चर्च के ग्रुप्स को ज्वाइन करना शुरू किया, संडे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, ट्रेनिंग शुरू की, कैटेगरिकल सेंटर में मैंने काम शुरू किया, आगाही में लिखना शुरू किया। ओके। ये जो काम थे ना, इन्होंने मेरी जो स्किल्स थी Grooming, एक्सप्लोर करना शुरू सही। किया, लोगों से मिलना, बात करने का। मुझे पता चला कि ये जो बात करना है, ट्रेनिंग है, सेशन देना है। सही। मैट्रिक में था, फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाना, फर्स्ट ईयर में था मैट्रिक 9 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, स्कूल्स में पढ़ाना अच्छा, शुरू फिर किया। साथ ट्यूशन भी वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो बच्चों को कहते थे कि सर हमें, ऐसे बच्चे जिनको स्कूल निकालते था,
कि ये नहीं पास होता, मेरे पास आते थे वो शाइन कर देते। नाज़रीन, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मुझे याद आ रही है बात कि थॉमस एडिसन जब वो स्कूल में था तो उसको छोटा था, तो उसके स्कूल टीचर ने उसको एक लेटर दिया और उस लेटर के बाद उसको घर भेज दिया। और वो लेटर जो है उसकी माँ के पास से पहुंचा तो उसने पढ़ा, तो वो थॉमस ने पूछा कि मामा इसमें क्या लिखा है? तो उसकी मामा ने कहा कि इसमें लिखा है कि थॉमस यू आर इंटेलिजेंट और एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और आप जिंदगी में एक दिन कोई कामयाब बनोगे, शख्स बनोगे। तो वो बात उस बच्चे के ज़हन में बैठ गई। देन आफ्टर लॉन्ग टाइम जब उसने इन्वेंशन की और काफ़ी वो फेमस हो गया, तो वही लेटर उसको दोबारा पढ़ने को मिला। तो वो पढ़ने के बाद वो रो पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था कि थॉमस जो है दुनिया का निकम्मा तरीन बच्चा है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये पढ़ नहीं सकता। तो व्हाट इज अ लेसन? ये कि जब आपको कोई रियलाइज कराता है, जब आपकी वीकनेस को कोई आपकी जिंदगी में वो हाईलाइट नहीं करता और उसी वीक पॉइंट को आपको जो है वो अच्छाई में बदल देता है, देन यू आर लर्निंग, आप सीखते हैं। और ये बड़ी अच्छी आज मोरिस ने बड़ी अच्छी अपनी दिल की बातें, जिंदगी की बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हम इस सिलसिले को जारी रखते हैं। तो उसके बाद कॉलेज के बाद फिर आपने क्या किया? बिल्कुल, यहाँ जो ना मैं चाहता हूँ कि कुछ जो लोग हैं जिन्होंने जो बड़े अहम मोड़ पर बड़ा अहम रोल अदा किया, और जो कुछ वक्तों पर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका उस वक्त कंट्रीब्यूशन बेशक छोटा होता है, सही। लेकिन वो आपकी जिंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं 5वीं में 2 दफ़ा फेल हुआ तो मेरे घर वालों ने कहा कि इसको स्कूल छुड़वा के, तो ये टेक्निकल काम है, बहुत अच्छा है, इसको वहाँ करवा। उधर भी सही है। तो मेरी एक खाला है, वो टीचर थी। अच्छा। तो वो मेरी अम्मी की सबसे जो ना वो छोटी बहन थी, तो वो टीचर होने की वजह से, पढ़ी लिखी होने की वजह से उनकी एक फैमिली में रिस्पेक्ट थी। सही। तो उन्होंने, मैं बहुत वीक था, बहुत कमज़ोर था, तो मुझे उन्होंने कहा, अम्मी को कहा कि ना इसको बेचारे को तुम किसी मैकेनिक के पास रखो, काम इसको नहीं आएगा, 2 थप्पड़ मारेगा इसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। सही है। तो ये कहाँ काम कर पाएगा, इसको एक मौका दो, इसको पढ़ने दो, पढ़ जाएगा, कोई सॉफ्ट काम सीख जाएगा। सही है, ठीक है, तो ये अपनी ज़िंदगी बेहतर बना लेगा। तो मेरी अम्मी ने, क्योंकि उनकी बात ज़्यादा मानती थी, तो उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। सही। फिर जब मैं क्लास 9 में आया तो सर फरमान इलाही, ही वॉज द मैन। जब मुझे उन्होंने 2 दफ़ा पहले दिन पिटाई लगाई, तीसरे दिन फिर उन्होंने मुझे कहा, यार देखो, तुम अगर अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करो तो तुम एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हो। वो फिर जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में हमारे जब बीएससी में भी मुझे आगे एडमिशन एफएससी के बाद जिन्होंने फोर्स किया, प्रोफेसर विल्सन विलियन हमारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज कोरंगी के प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे। जी जी। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया और मुझे याद है कि कुछ घर के ऐसे हालात हुए थे कि कॉलेज छोड़ना पड़ा था मुझे, क्योंकि हमारा एक दुकान थी तो मुझे उसको चलाने के लिए सपोर्ट करने के लिए कॉलेज जाता था तो वो बंद होती थी। तो अब्बू ने कहा कि आप जो ना वो इसको करें, और मैं खुद भी चाहता था कि मैं फैमिली को सपोर्ट करूं। तो मेरे प्रिंसिपल को पता चला, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने वालिद को भेजिए। सही है। तो मेरे अब्बू को उन्होंने कहा कि इस लड़के को आप मौका दें, ये पढ़ जाएगा, जिंदगी इसकी बेहतर हो जाएगी। और फिर खुद उन्होंने मुझे उस वक्त 2004 की बात है, 5 की, उन्होंने मुझे अपने कार्ड पे जो उनका प्रिंसिपल था उस पे उन्होंने लिख कर दूसरे कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम रेफरेंस दिया कि इस बच्चे को बीएससी में एडमिशन दे दें। और साथ ही उन्होंने 1750 रुपये मुझे एडमिशन फीस दी। अच्छा। वो 1750 रुपये मेरी जिंदगी में किसी ने, जो गोल्ड मेडल है ना आज के दौर में मेरे लिए, वो उसकी शायद अहमियत नहीं है। सही बिल्कुल। क्योंकि वो मुझे एतमाद हुआ कि कोई ऐसा बंदा है इस कैलिबर का जिसने आपको जाना है, जिसने मुझे एतमाद कर रहा है, जो मुझ में इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। वो दिन था। आई थिंक उसके बाद फेलियर मेरे लिए कोई सेकंड चीज। उसके बाद मैंने बीएससी में 5 साल फेल हुआ। अच्छा। बीए किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा। मास्टर्स में गया। फिर मेरा पहला मास्टर जो है वो एमए पॉलिटिकल साइंस में, उसमें भी फेस किया। एक एमए फिर मैंने उर्दू के लिए किया, उसमें भी फेल हुआ। अच्छा। एमबीए जो है वो फिर मैंने उसके बाद वो किया।
वो भी फेल होता होता काफ़ी मैंने Yes, किया, yes. रिस्क किया। एमफिल के लिए गया, वो भी नाकाम हुआ। सीएसएस के एग्जाम दिए, अच्छा, ठीक है, 2 पेपर के बाद ही मुझे पता चल गया था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने 12 जो है वो पूरे पेपर दिए। यस, तो मैं ये जो सारे फेलियर्स एक तरफ इतने ज़्यादा थे, तो जब अब मैं खुद कमाने लग गया था, फिर मुझे एहसास नहीं होता था कि फीस ज़ाया हो रही है। फिर मुझे पता था मैंने अपनी पास से करना है। फिर मैंने ट्रेनिंग्स की, मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन की। उस वक्त जब मेरी एक सैलरी महीने की 3 महीने की सैलरी जो है वो 6 दिन की मैं ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करते थे। ओके, कि यार मैं आज ये सर्टिफिकेट कर लूंगा, ये ये। ट्रेनिंग सीख लूंगा, कल को मैं जो एज अ ट्रेनर बनूंगा, कल को मैं स्पीकर बनूंगा, कंसल्टेंट बनूंगा, तो मैं ये अपनी स्किल्स को ग्रूम कर लूँ, ये चीज़ें सीख लूँ, वहाँ से कर लूँ। इतने उसके बाद मैंने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स किए, पाकिस्तान के बड़े ट्रेनर्स के साथ काम किया, वॉलंटियर काम किया, ट्रेनिंग जहाँ मिलती थी फ्री में, फ्री सेशन जहाँ मिलते थे वो शुरू किया। सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें कितनी अच्छी ये अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। मेरी नज़र में फेलियर इज़ नथिंग। ज़िंदगी में आप हर कदम पर कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, और अगर हम उन चैलेंजेस को देखते हुए अपनी ज़िंदगी में हिम्मत हार जाएं और अपने हौसले पस्त कर लें तो हम कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कामयाबी के लिए आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे बढ़कर ख़ास ही तसलसल जारी रखना पड़ता है। जो इन्होंने जारी रखा, बार बार उन चीज़ों को अटैम्प्ट किया, और आज देखें वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, स्टडी भी उनकी हो गई है, और इसके साथ साथ वो खुद इतने भी ट्रेंड है कि वो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो आज आपने मुख्तलिफ अदारों में भी काम किया है, चर्च के खास तौर पे अदारों में, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा जो मुख्तलिफ चर्च के अदारों में आपने काम बिल्कुल, मैं बड़ा ज़बरदस्त यहाँ जो चीज़ें थी और बड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरी ग्रोथ में। हमेशा कहता हूँ कि मैं ना तो सेल्फ मेड हूँ, कि लोग कहते हैं कि जी मैं खुद किया, ये किया, मैं इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। ना वो कहते हैं ना कि खुदा ने बना के भेज दिया, ऐसा भी नहीं है। सही। मैं आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनी पीपल एफर्ट्स। मेरे ज़ात में बहुत सारे लोगों ने बहुत उनकी इन्वेस्टमेंट है। चाहे वो मैं सबसे स्टार्ट विद माय, सबसे पहले मेरे दादा, सबसे बड़े मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, मेरे उस्ताद, मेरे अप्रिशिएट करने वाले मेरे दादा थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ही वाज द मैन जो मेरी ये जो ट्रेनिंग्स है, ये जो इंटरव्यूज करने हैं, ये जो ट्रेनिंग्स है, लोगों से मिलना है, लोगों की हेल्प करना है, ये आप मेरी जिंदगी में मेरे दादा की जिंदगी कुछ जानते हैं या मुझे जानते हैं, मैं उनका 10% हूँ सिर्फ। सही, गुड। वो सारा उन्हीं की जात से मेरे अंदर आया है, ये सारा विरासती है ये। तो पहले मेरे वो थे, उसके बाद जो हार्ड कोर वैल्यूज है ना, सख्त डिसिप्लिन वाली, मेहनत की, ठीक है, डेडिकेशन की, दैट्स कम फ्रॉम माय डैड, ठीक है, कि और दूसरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है, फेथ है, ईमान है, लोगों से हमदर्दी है, पिघल जाना है, वो माँ से है। तो सबको कवर कर लिया। तो ये है। उसमें बाद यस, बहन भाई, जाहिर सी बात है आपके कंट्रीब्यूशन में। हमें याद है कि कराची में जब थे तो इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो फिर पैसे मिला के कभी वॉशिंग मशीन ले आए, अच्छा, कभी सिलाई मशीन ले आए, कभी मेरी फीस नहीं है, कपड़े एक दूसरे के पहन लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, किराया बस का नहीं होता था, ऐसे मिल के किसी ने एक दफा इसने ले ली चीज, इज अ कंट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल में जब मैंने 2008 में कैटेगरिकल सेंटर ज्वाइन किया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि मेरे पास कहानियां और है कुछ नहीं है। तो वो मैं आगाही में लिखता था 2007 में, तो मेरी तहरीरें जब वो फादर आर्थर चार्ल्स जो थे उन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा ये कोई बंदा कमाल है लिखने वाला। तो मेरा दोस्त है एक रियासत रजा, वो मेरी उस वक्त आर्टिकल लेके जाता था, तो उन्होंने बताया मुझे, तो वहाँ एक कोर्स हो रहा था कैटेगरिकल सेंटर में फादर आर्थर चार्ल्स का, पूरे 1 महीने का। अच्छा। तो मैं जब गया तो मेरी वो लिखने की प्रैक्टिस और वो सारे नोट्स, वो जो भी कहते जाते तो मैं लिखता जाता, तो वो इन दी एंड इतनी बड़ा जना वो मैंने नोट्स बना के, तो मैंने उनको जब दिखाया, ही वाज वेरी सरप्राइज, बिशप एवरेस्ट पिंटो भी, और वो देख के कि यार आपने तो बड़ा जबरदस्त, तो फादर ने मुझे ऑफर किया सेमिनार आपने पूरा बुकलेट तैयार कर दिया। तो वो ही वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा मेरा क्योंकि अखबार पढ़ने का, लिखने का एक्सपीरियंस है, नोट्स का, तो ये मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये बैठता था, मैं इसको करता।
देन उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप या तो हमारी टीम ज्वाइन कर लें या हमारा अदारा ज्वाइन कर लें या हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। ट्रेनिंग्स का उस वक्त गुड न्यूज़ का नया नया आगाज होने वाला था, सारी चीज़ें। तो फिर कैटेगेटिकल सेंटर में मैंने 10 साल जो है वो काम किया फादर आर्थर चार्ल्स के साथ। और जो लोग फादर आर्थर चार्ल्स को जानते हैं वो उनको पता है कि ही इज अ परफेक्शनिस्ट। यस, आई हैव एक्सपीरियंस में। वो जो है काम बाल की जो ना खाल उतारते हैं, लेकिन वो आपको ट्रेन इतना कर देते हैं। मैं अखबार का जो एक्सपीरियंस, आगाही का, कैमरा फेस करने का, ट्रेनिंग्स देने का, और ये 18-18 घंटे काम करने का, ये फिर वो जो ना रगड़ा जो पहले था लगा, लेकिन ये पॉलिश हो के चीजें सामने आ गई। और अब मुझे एहसास हो गया कि अब 100 है, 200 है, प्रिंसिपल है, सामने प्रीस्ट है, बिशप है, कोई भी है, मेरे लिए बात करना बहुत आसान होता है। ये पंजाबी में एक है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो बिल्कुल ऐसी है। मेरे इत्तेफाक हुआ एक दफ़ा फादर आफ्ताब पॉल के साथ, खुदा उनको अच्छी जगह अता करे। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि फाजी मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं एक अच्छा मुकर्रर बनूं, स्कॉलर बनूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ पढ़ो और दूसरी चीज़ किसी स्कॉलर के साथ बैठा करो। बिल्कुल सही। यानी इसका मतलब यह है कि जब आप किसी अच्छी शख्सियत के साथ बैठते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो वो आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। और उसकी मिसाल जो है आज हमारे साथ अयास मोरस है। अयास, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो टाइम की नोयत है, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि अब कैसा लगता है एक शख्स जो जिंदगी में हर कदम पर जो है उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, आज कामयाबी के साथ दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देना, नौजवानों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को और डिफरेंट ग्रुप्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को सेमिनार देना, और उनको, और ख़ास तौर पे जो आप ज़्यादा डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, इसके बारे में बताएं कि अभी जो हमारी मौजूदा नस्ल है या मौजूदा जो नौजवान है, हाउ दे कैन गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, और कैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ सकते, वो कैसा एक्सपीरियंस? जी, बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है। खुशी तो होती है डेफिनेटली जब आप एक मेहनत करते हैं। कभी बसों पे ट्रैवल करते थे, आप हवाई जहाज पे ट्रैवल करते हैं, कभी पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, आज पेंट कोट पहनते हैं। तो वो एक सक्सेस, तो एक एंजॉय तो आप करते हैं जब आपने मेहनत की है। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी, देखिए, वो बड़ा क्या कहते हैं, आपकी गर्दन में सरिया आ जाना, या वो एक आपका नहीं मैं बड़ा, ये मैंने इस चीज़ को कभी नहीं फील की। मैं समझता हूँ कि सफ़र है, और मेरे लिए यकीन माने, ये शायद लोगों को बातें लग रही होंगी, मेरे लिए कामयाबी कभी कोई मंजिल रही नहीं है। सही है। ये एक सफर है। आप चलते चलते हैं उस वक्त तक जब तक आपका सांस है, आप उस वक्त तक डिफाइन ही नहीं होती कि कामयाबी क्या है। बिल्कुल शायद कि बड़े लोगों के लिए मैं आज भी नाकाम हूँ, बड़े लोग शायद आज भी समझते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये कौन सी बड़ा तीर मार लिया। सही है। तो ये कामयाबी का आपका जो सफर है वो आप पर डिपेंड है कि आप कामयाबी को क्या समझते हैं। कि आप बड़े घर को, गाड़ी को, अच्छी तालीम को, अच्छी जॉब को, किस चीज को कामयाबी समझते हैं। सही है। कामयाबी क्या आप अपनी खानदानी लाइफ को, अपने बच्चों की तरबियत को, किस चीज को आप फखर समझते हैं। और एक अपना एक एंगल है कि वो उसके लिए क्या कामयाबी है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा क्यों है, आपके इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। सही है। और आपकी ज़ात से आपके इर्द गिर्द जुड़े आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी, आपका सोसाइटी, आपके कंट्री को फायदा क्या है। सही है। आप उसमें वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं। सही। ये मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी। और उसका फिर जो चीज़ें आउटकम है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, डिजिटल मीडिया पे ट्रेनिंग करवाता हूँ, मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में लिखता हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे मेरे इंटरव्यूज़ चलते हैं, मैं खुद इंटरव्यूज़ करता हूँ। तो ये बताने का सारा मकसद ये कि सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं। आप अगर उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर हैं फादर नदीम प्यारे लाल, वो हमेशा मुझे एक चीज़ पे कहते थे कि फोकस आप जो ना अपने उस पर रखें, काम पे फोकस करें। फोकस अपनी जो कुदरत ने आपको खुदा ने सलाहियतें दी हैं, जिसे हम बुलाहट कहते हैं, कलीसियाई जो खिदमात कहते हैं, जो कलीसिया ने हमें मसीह तालीम में सिखाया जाता है। सैक्रामेंट्स जो है वो हम डिफरेंट जब लेते हैं, जब हमारी बुलाहटें डिफरेंट हैं,
तो उस बुलाहट को जब आप पहचानते हैं, करियर नहीं कॉलिंग को पहचानते हैं, सही, अपनी बुलाहट, बिल्कुल अपनी बुलावा। कॉलिंग को जब पहचानते हैं तो आपकी जो फिर जो काम है ना उसमें वो चीज़ झलकती है, बिल्कुल। नजर आती है आपकी बात में, आपके अंदाज में। तो मैं यहाँ ये कहूँगा जो बच्चे यंगस्टर्स देख रहे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, चर्च इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर यू। गुड, बिल्कुल। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारी संडे स्कूल में, ठीक है, क्वायर में, बिल्कुल। यूथ ग्रुप में, ठीक है, जितने दूसरे जो भी ग्रुप्स हैं चर्च में काम उसमें करते हैं। एक तो सबसे पहले आपका लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है। लोग Interaction। आपको मोहल्ले, चर्च में अगर आप काम करते हैं आपको सारा मोहल्ला जानता है, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही है। और मुझे क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है, आप जब ग्रुप्स में करते हैं आपको 10 लोग जानते हैं, आप बहुत सारी रिसोर्सेज जो है वो आपके पास। तो और दूसरा फिर वो आपकी फॉर्मेशन होती है बात करने में, बिल्कुल। आपको लोगों से किस तरह से डील करना है, ड्रेसिंग सेंस आता है आप में। उठना बैठना खाना पीना हर बिल्कुल। चीज वो और ये उसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यही चीजें काउंट होती हैं। काउंट होती है, बिल्कुल। आप किसी ना किसी, मैं हमेशा कहता हूँ, आप जहाँ पे भी हैं, किसी भी चर्च से, कम्युनिटी से, आपका चर्च से बिलोंग करते हैं, अपनी फॉर्मेशन जो चर्च ग्रुप है उनके ग्रुप्स का हिस्सा बने, डेवलप करें, वहाँ से चिपके ना रहें, सियासत में ना उसमें पढ़ें कि जी कौन क्या है, अपने कंट्रीब्यूशन करें, अपना काम करें, अपने हिस्से का वैल्यू ऐड करें, हेल्प करें एक दूसरे की। ऐसे ही है। और अयाज मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ सबके लिए कि चर्च एक ऐसा अदारा है जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे ऑफिसर दिए हैं, बिल्कुल। डॉक्टर्स दिए हैं, नर्सेज दिए हैं, प्रोफेसर दिए हैं, ऐसे और मेजर कर्नल जनरल तक जो है वो लोगों को दिए हैं। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले आज पाकिस्तान की बागडोर संभाले हुए हैं। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं, बिल्कुल हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, हम क्यों नहीं तरक्की कर सकते, हम क्यों नहीं जिंदगी में कामयाब हो सकते। बिल्कुल तो ऐसे। उसके लिए देखें आज की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है कि हमें मुसलसल जद्दोजहद करनी। ये नहीं अगर एक दफा फेल हो गए तो आप जनाब बस नहीं। हिम्मत हार जाएं या किसी और तरफ चले जाएं। आपको मुसलसल बार बार जो है वो स्ट्रगल करने की जरूरत है। सो हमारे लिए आज बड़ा अच्छा है कि आज हमारे साथ मौजूद है। तो आज इसके साथ साथ मुझे बताएं, आप जब पहली दफा आपने कोई सेमिनार कंडक्ट किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बड़ा टेरेबल एक्सपीरियंस था और डाइस के पीछे मेरी टांगें ऐसे ऐसे हो रही थी। अच्छा। और मैं बहुत दुबला पतला सा, 19 साल मेरी उम्र थी। ओके। और जब मैं टीचर्स के साथ, और उसमें से कुछ जो बड़े सीनियर टीचर थे, तो उनके साथ मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन किसी तरीके से मैंने वो मैनेज कर लिया। सही। और वो बड़ा, और मुझे याद है एक दफ़ा एक ऐसा सेशन था जिसमें ना मैं गेस्ट स्पीकर था, तो मैं वक्त से पहले चला गया और मैं रजिस्ट्रेशन के पास ऐसे घूम रहा फिर रहा। तो वो जो वहाँ रजिस्ट्रेशन के पास एक पार्टिसिपेंट आया, तो उन्होंने कहा जी टाइम हो गया, आपका गेस्ट स्पीकर नहीं आया। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये कि गेस्ट करे। स्पीकर तो खड़े हो, तो उन्होंने पंजाबी जी तानू एक तो होर कोई छोटा नहीं सी लगा। सही। तो अच्छा वो चीज़ मैंने, लोग आमतौर पे गुस्सा कर जाते नेगेटिव, मेरे लिए वो मोटिवेशन थी। मैंने कहा अब मैं जब सामने जाऊंगा तो मैं अपने काम से साबित करूंगा कि मुझे जज ना करें। अब मैं लोगों को कहता हूँ, अब मेरा कल प्रिंसिपल्स के साथ सेशन था। पूरे आपके वो हाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के जाते, मैंने साथ जाते कहा प्लीज डोंट जज मी बाय माय एज, मेरे एक्सपीरियंस पर, मेरे काम पर, मेरे नॉलेज पर, मेरी एक्सपर्टीज पर जो है वो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सही है। ठीक है। तो ये चीजें हैं कि फिर आपने साबित करना है। ये दुनिया जो ना ये रिजल्ट्स मांगती है। और बिल्कुल पहली जो आपने बात की ना कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं है, ये सारे मसले हमने भी फेस किए हैं। पैसे नहीं होते थे, फीस नहीं होती थी, घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाते थे, उनके अपने मसाइल थे। बहुत दफा सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वही होते हैं। वो तू करेगा, वो त्याडे को, वो तू कल्चर ना, ये हमारा यानी मेरी अंग्रेजी पे मैंने आपको बताया बड़ा, तो लोग सवाल करो तेरी अंग्रेजी। जब मैं फर्स्ट टाइम पीटीवी के मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट गया अंग्रेजी के, उसमें मैंने जब खुद अंग्रेजी बोली, बाद में मैंने वो खुद अपने आप को मुझे फख्र महसूस हुआ कि यार नहीं, ये सिर्फ जो है आपका असल ये डब्बा है। सही है। इस डब्बे को जब आप ठीक करते हैं ना, सब ठीक हो जाता है। तो आप ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपके दिमाग का ढक्कन खोलती है। सही है। सही है। आप फिर इन चीजों को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना शुरू। मैं नौजवानों से पूछता हूँ, मेरे से ज्यादा शायद आप सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करते, किस काम के लिए आप करते हैं, पर्पस क्या है, उससे फायदा क्या है, क्या सीखते हैं आप उससे लर्न क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को कनेक्ट करते हैं। आज अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, आपकी नेटवर्थ है, नेटवर्क जो है वो आपकी नेटवर्थ है, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, लोग आपसे मिलते हैं। मैं हर बड़े बड़े दूर
छोटे छोटे शहरों में, गांव में जाता हूँ, लोग कहते हैं जी हम आपको जानते हैं। कैसे? थ्रू सोशल मीडिया। बिल्कुल, और काम की वजह से आप इस माइंडसेट से निकलें। खुदा ने आपको वो तमाम सलाहियतें, वो सहूलतें दी हैं। शुरू में मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन द वन इज़ ऑलवेज देयर। आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आप अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे सब आपको छोड़ के जा सकते हैं, बट देयर इज़ वन हु इज़ ऑलवेज देयर। वो कहता है कि इससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे, और वो हमेशा कहता है कि हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ये मोटिवेशन ये थी कि खुदा ने अगर आपको सलाहियतें दी हैं, और मेरा ईमान है कि कोई भी इंसान, कोई भी मसीह जो भी बपतिस्मा याफ्ता होता है, उसके अंदर खुदा ने एक का अपना ख़ास मकसद रखा होता है। उस मकसद को जब आप पहचानते हैं, उस टैलेंट को, तो वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोग आपके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। वही स्कूल जिसने मुझे जो है वो 3 दफ़ा फेल किया था, उसी स्कूल में 2 साल पहले मैं ट्रेनिंग सेशन उसी हॉल में उन्हीं टीचर्स के साथ बैठ के उन्हें मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम किसी बच्चे को फेल करते हुए ये ना सोचिएगा कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, रिजल्ट्स ये चीज़ें मैटर्स नहीं करती। आपके अंदर अगर जुस्तजू है, आपके अंदर अगर हिम्मत है, आप वो तमाम सलाहियतें जो आपको खुदा ने दी हैं उनको बरोएकार लाते हैं। कोई वजह नहीं कि आप कामयाबी आपके कदम ना बिल्कुल ऐसा। और आप उसमें मेरे ख्याल में सबसे बड़े जो मेंटोर होते हैं वो आपके वालिदैन होते हैं। ये समझ नहीं लगती उस वक्त जब आप यंग होते हैं, आपको लगता है कि मेरे माँ बाप शायद मेरे खिलाफ हैं। हाँ। लेकिन जब आप खुद बाप बनते हैं तो आपको एहसास होता है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि माँ बाप कितना सेक्रीफाइस करते हैं। नेमत है। जब मैं जो है वो देखता हूँ अपने बच्चों को भी कि उनके लिए हम क्या क्या प्लान्स रखते हैं, और इन सारे के बाद कि जो ऊपर वाला है वो कहता है कि तुम्हारे बाप बुरे होकर तुम्हें अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो वो आपको अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देना चाहते? तो वो आज इज़्ज़त, वो मुकाम, वो प्यार, वो तमाम ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें जो खुदा ने दी हैं, उसमें हमें उसका शुक्र अदा करना है। मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, खुसूसी तौर पर बिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आवे मारिया की टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है इस डायसिस में आकर, ख़ास तौर पे बिशप साहब का विजन, उनकी सोच देख के कि किस तरह से वो जो डिजिटल मीडिया है और नौजवान हैं उनका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी टीम का जो बिहाइंड द सीन लोग काम कर रहे हैं, वो सारे ही दाद के और मेरे ख्याल में खैराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कि हमें आज का दौर है वो कोलैबोरेशन का दौर है। बिल्कुल, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का। ये घरों से, इन रवैयों से निकलें, वो ये है, ये वो है, उसका अप्रिशिएट करें और आगे बढ़ें। और बिल्कुल इसी बात के साथ कि चर्च इज़ अ यूनिवर्सल चर्च, ठीक है। चर्च की कोई बाउंड्री नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और इसी के साथ हम अयाज मोर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी ज़िंदगी की वो बातें आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो शायद आप नहीं जानते। आप उनको ट्रेनिंग सेशन में देखते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार में देखते हैं, लेकिन आज आपने वो बातें सीखी हैं या जानी हैं जो शायद आपको नहीं पता, और अभी शायद मेरा ईमान है कि आपके लिए मोटिवेशन का बाइस बन सकती है, या आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने का बाइस बन सकती हैं। तो आए हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ज़िंदगी में तरक्की करें, ज़िंदगी में मेहनत करें, और सख्त जांफशानी के साथ एक फोकस बनाएं, एक मकसद बनाएं, और उस मकसद को अचीव करने के लिए फिर लग जाएं, और फिर खुदा की कुदरत, खुदा का फजल और खुदा की बरकत जो है वो आपके साथ साथ रहती है, और आप ज़िंदगी में एक दिन कामयाब हो जाते हैं। तो अयाज, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप कराची से हमारे पास आए इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि आपका मास्टर टीवी और आपका प्रोग्राम जो भी आपकी ज़िंदगी का विजन है उसमें आप और ज़्यादा तरक्की करें और हमारे मुल्क और कौम का नाम जो है वो रोशन करें। सो नाज़रीन, आप इसी तरह आवे मारिया कैथलिक टीवी को देखते रहें, इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शद का यही ख्वाब है कि हमारे नौजवान तरक्की करें और दूसरों के लिए तब्दीली का बाइस बने। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।